नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। मित्रों, आज हम आपको आरआरबी, एनटीपीसी तथा ग्रुप डी के पीवाईक्यू करवाएंगे और ये पीवाईक्यू जो है इकोनॉमिक्स के यानी कि अर्थशास्त्र के रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं, मैंने हिस्ट्री के, साइंस के, इंडियन जियोग्राफी प्लस वर्ल्ड जियोग्राफी, पॉलिटी आदि के सब के पीवाईक्यू करा चुका हूँ। आपको इसकी सारी की क्या है प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1948 का औद्योगिक नीति संकल्प बड़े पैमाने पर उद्योगों को टुकड़े में वर्गीकृत करता है। तो कितने टुकड़ों में वर्गीकृत करता है? तो ये 4 टुकड़ों में वर्गीकृत करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ से 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला है, 1991 में हुए आर्थिक सुधारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं था? तो इसमें से कौन सा जो कारक था ये नहीं था, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर चौथा। क्या है? अर्थव्यवस्था में स्थगित मुद्रा स्थापित थी। तो इसका चौथा हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य उद्योग नहीं है? तो कौन सा एक मुख्य उद्योग नहीं है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, जूट एक मुख्य उद्देश्य नहीं है। अगला है, 2011-12 में भारतीय कार्यबल का कितना प्रतिशत द्वितीय क्षेत्र में संलग्न था? कितना प्रतिशत जो है द्वितीय क्षेत्र में संलग्न था? कितना प्रतिशत? तो ये था 24.3% संलग्न था। ठीक है, ये 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। देखिए, अब कुल मिला के 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से 3 क्षेत्र? तो सबसे पहले को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, जिसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर में हमारा आता है कि चीज़ों को क्या करना, चीज़ों को उगाना, उत्पादन करना, जैसे कृषि हो गया। ठीक है, इसके बाद था हमारा सेकंड यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में होता है कि कच्चे माल से वस्तुओं को बनाना, जैसे कि आटे से बिस्कुट बनाना, गन्ने से चीनी को बनाना। और तीसरा सेक्टर, थर्ड सेक्टर में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है क्या करना, सेवाएं, जैसे हो गया कि बैंकिंग की सेवाएं और बीमा की सेवाएं, तो ये सारी सेवाएं आती हैं। तो याद रखिएगा। अगला है, भारत में स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य देखभाल की प्रणाली संरचना कौन सी है? तो कैसी संरचना प्रणाली है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, त्रिस्तरीय प्रणाली। कैसी? त्रिस्तरीय प्रणाली। अगला है, कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण और स्थिर रोजगार को बढ़ावा देता है? तो कौन सा है? इसका सही उत्तर का होगा सातवें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा? औद्योगिक क्षेत्र। अगला है, निम्नलिखित में से रिफाइनरी के साथ स्थान और उसके राज्य के गलत युग्म का चयन करें। तो उस राज्य के गलत युग्म का चयन करना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तो तापी का जो पाका रिफाइनरी है तेलंगाना में नहीं, दूसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है, राष्ट्रीय और राजनैतिक महत्व के उद्योग आमतौर पर क्षेत्र में रखे जाते हैं। तो किस क्षेत्र में ये रखे जाते हैं? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सार्वजनिक क्षेत्र में रखे जाते हैं। क्या? सार्वजनिक क्षेत्र में। ठीक है। अगला है, गन्ने से चीनी बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास रॉ मटेरियल है, कच्चे माल से जो कुछ चीज़ें बना रहे वो सेकेंडरी क्षेत्र में आता है। कौन? सेकेंडरी क्षेत्र में। तो द्वितीय क्षेत्र यहाँ से एक है, हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो निजीकरण के बारे में जो कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। निजीकरण के बाद निजी कंपनियों द्वारा एकाधिकार शक्ति के शोषण की कोई संभावना नहीं है। तो दूसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निजीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं था? तो निजीकरण का कौन सा लाभ नहीं था? ये जो आपसे चारों ऑप्शन दिए गए ये आपको बताना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, कम स्पर्धा। ये लाभ नहीं था, 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला है, राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा भारत के सबसे पिछड़े जिलों में शुरू किया गया। तो भारत के सबसे कितने पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था? तो 150 पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था। कितने? 150, याद रखिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि आय और उपभोग के स्तर के आधार पर गरीबी को मापती है? तो कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, गरीबी रेखा। कौन सा? गरीबी रेखा। 4 यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है? तो गरीबी जो उन्मूलन है वो कार्यक्रम नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? इसका हमारा सही उत्तर होगा नमामि गंगे। क्या इसका सही उत्तर होगा? नमामि गंगे। ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। तो दूसरा हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा। कौन सा? दूसरा, याद रखिएगा। अगला है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का अनुपात गरीबी अनुपात या कहलाता है। क्या कहलाता है? आपको बताना है। ये कहलाता है हेड काउंट अनुपात। क्या कहलाता है? हेड काउंट अनुपात कहलाता है। दूसरा यहाँ से हमारा एकदम से उत्तर होगा। अगला है, किस वर्ष से तीव्र आर्थिक विकास के कारण भारत की अत्यधिक गरीबी में तीव्र कमी आई है? तो किस में आई है? तो इसका सही उत्तर होगा 18 का। 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1991। क्या? 1991 दूसरा सही उत्तर होगा। वह स्थिति या दशा है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गरीबी। तो गरीबी वह स्थिति या दशा है जब व्यक्ति अपनी आवश्यक चीज़ें, रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी पूर्ति नहीं कर पाता। ठीक, उसी को गरीबी कहते हैं। अगला है, भारत में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1992 में। कब? 1992 में स्वयं समूह लिंकेज कार्यक्रम, बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया गया। अगला है, पंचवर्षीय योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। पहली पंचवर्षीय योजना 1991 में शुरू हुई थी। बिल्कुल सही है। तो 4 यहाँ से हमारी सही उत्तर होगा। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे? तो किस पंचवर्षीय योजना में 5 IIT स्थापित किए गए थे देश में? तो पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में। तो यहाँ से हमारा तीसरा सही उत्तर होगा। अगला है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। तो 1 जनवरी 1995 को 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। अगला है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? जो भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2007 से 2012। क्या थी? 2007 से 2012। ठीक है। इसके बाद 12वीं कौन सी थी? 2012 से 2017। इसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई। हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुई और पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही उत्तर होगा 3। भारत की निम्नलिखित में से पंचवर्षीय योजनाओं में से किस में परिवार नियोजन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन मुख्य लक्ष्यों में से एक था? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्ष्य वृद्धि हासिल कर लिया है? तो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, 8वीं योजना। क्या? 8वीं योजना। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बाद 2 और पंचवर्षीय योजनाएं तक बनाई गई थी। तो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 5 साल जोड़ेंगे तो 56। इसके बाद कौन सी आई थी? इसके बाद दूसरी और तीसरी। तो यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, 1965। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी। तो भारत की पहली जो पंचवर्षीय योजना थी किस मॉडल पर आधारित थी? तो मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और दूसरी वाली पंचवर्षीय महान लोबिस योजना पर आधारित थी। ठीक है। अगला है, उपहार कर, संपत्ति कर आदि जैसे करों को किस प्रकार के करों के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो किस प्रकार कर? ये प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स। क्या? डायरेक्ट टैक्स। अगला है, यदि कर दर कर योग आधार में वृद्धि के साथ घटती है तो इस प्रकार के कराधान को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के जो कराधान को ऑप्शन नंबर दूसरा प्रतिगामी कहा जाता है। क्या? प्रतिगामी कहा जाता है। अगला है, को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियों को छोड़कर कुल व्यय और कुल
प्राप्तियों के बीच के अंतर को रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है राजकोषीय घाटा। क्या? राजकोषीय घाटा। अगला है, केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित आर्द्र भूमि संरक्षण योजना का नाम क्या है? तो आर्द्र भूमि संरक्षण योजना का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा अमृत धरोहर। क्या नाम है? अमृत धरोहर। अगला है, सरकारी बजट में राजस्व घाटा क्या होता है? तो सरकारी बजट में राजस्व घाटा क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, राजस्व की व्यय की अधिकता जिसमें ऋण पर ब्याज भुगतान भी शामिल है। 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, किस प्रकार के व्यय में तात्पर्य ऐसे व्यय से है जो भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन में सहायक नहीं होते? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा 37 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, राजस्व व्यय। क्या? राजस्व व्यय। अगला है, राजस्व प्राप्तियों के बारे में निम्नलिखित में से पढ़िए। निम्नलिखित को क्या करना है? पढ़ना है और सही कथनों की क्या करना है? पहचान करना है। इससे हमारा सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। क्या होगा? ए और बी दोनों। ए क्या कह रहा है? कह रहा है राजस्व प्राप्तियों में वो प्राप्तियां हैं जो सरकार पर कोई दावा नहीं करती, और राजस्व प्राप्तियों कर और गैर कर में राजस्व विभाजित होती है। ए और बी ये दोनों क्या है? सही है। अगला है, यदि कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ निकासी का प्राप्तकर्ता अपना पैन प्रदान नहीं करता तो निकासी पर टीडीएस 2023 के नए बजट के अनुसार अधिकतम सीमांत दर के बजाय होगा। तो अधिकतम सीमांत दर के बजाय कितना होगा? ये पूछा जा रहा है आपसे, कितना हो सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा 39 का। 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, 20%। क्या होगा? 20% होगा। अगला, भारत में वित्तीय वर्ष से लिया जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 से यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है, और वहाँ पर कृषि ईयर पूछा जाए तो कृषि ईयर जो है 1 जुलाई से 30 जून तक मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है, मान लीजिए कि नगद आरक्षित अनुपात का मान 25% है तो मुद्रा गुणक का मान क्या होगा? अगर नगद आरक्षित यानी कि CRR का जो मान है ये 25% है तो मुद्रा गुणक का मान क्या होगा? ये क्या होगा इसका मान? इसका मान होगा ऑप्शन नंबर पहला 4%। 4 होगा। कितना? 4%। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 1, 6 सदस्य होते हैं। कितने? 6 सदस्य होते हैं। अगला है, RBI द्वारा बॉन्ड बेचने से मुद्रापूर्ति क्या होगी? कम होगी, ज्यादा होगी, उतार चढ़ाव क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, कम होगी। क्या होगी? कम होगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली का प्रभारी है? तो कौन सा बैंक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, RBI बैंक। क्या? RBI बैंक। अगला, यदि नकद आरक्षित अनुपात का मूल्य प्रतिशत से कम हो जाता है तो धन गुणक का मूल्य क्या होगा? तो धन गुणक का मूल्य क्या होगा? तो धन गुणक का मूल्य बढ़ जाएगा है, तो इसका सही उत्तर होगा। अगला है, बैंक को अन्य वित्तीय संस्थानों से क्या अलग करता है? तो बैंक को अन्य जो वित्तीय संस्थान है उनसे क्या अलग करता है? तो जमा स्वीकार करना अलग करता है। तो एक हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक द्वारा अंकित मूल्य पर छूट पर जारी किया जाता है? तो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा 37 का ऑप्शन नंबर चौथा, जमा प्रमाण पत्र। क्या होगा? जमा प्रमाण पत्र। अगला, मोहम्मद यूनिस ने 1983 में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक स्थापित किया? तो कौन सा बैंक स्थापित किया था? तो ग्रामीण बैंक स्थापित किया था। दूसरा इसका हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इनका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना। अगला प्रश्न है, भारत में संवैधानिक तरलता अनुपात द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये RBI के द्वारा यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। अगला है, लाल धन खौलाक में सबसे लंबे समय तक सेवा पद करने वाले मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड रखते हैं। 5 कार्यकाल इस पर पद पर रहे। तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये मिजोरम के मुख्यमंत्री थे। कहाँ के? मिजोरम के। अगला है, राज्यपाल की प्रतिलब्धियां निम्न द्वारा निर्धारित की जाती हैं। किनके द्वारा निर्धारित
की जाती है तो सांसद के द्वारा जो निर्धारित की जाती है। अगला है, राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है, याद रखें। अगला है, राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो नियुक्ति के मामले में कौन सा विकल्प सही नहीं? तो ऑप्शन नंबर 30 है, 6 वर्ष के लिए नियुक्ति। ठीक है, तो सही नहीं है, तो 6 वर्ष के लिए नियुक्ति ये सही नहीं है। अगला है, अगला प्रश्न कह रहा है, राज्यपाल किसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो किसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है आपको बताना है। तो किसकी सलाह पर? ये मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो तीसरा हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जो कौन सा विकल्प है, कौन सा विकल्प जो सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, केवल एक विकल्प सही है। राज्यपाल लाभ के किसी अन्य पद को धारण कर सकते हो, तो केवल एक सही है, तो एक यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाए। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या है, तो मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, 12 व्यक्ति। कितने? 12 व्यक्ति। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख करता है? तो कौन सा करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, अनुच्छेद 173। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का 1/3 हर वर्षों में सेवानिवृत्त होता है, तो क्या होता है? तो इसका सही उत्तर दूसरे। क्या? दूसरे। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा। क्या? चौथा इसका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार मैंने आपको 60 प्रश्न करवा दिए। कितने? 60 प्रश्न करवा दिए, और ये 60 प्रश्न अर्थव्यवस्था के थे। ठीक है, पीडीएफ आपको इसका टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगा, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, और मैंने जियोग्राफी का पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।